nation now. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We also believe, the political pundits say, that in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and the economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome our esteemed guest in our studios today. We welcome Aviral Malik ji, Dr. Aviral Malik ji from the Bharatiya Janata Party. Aviral Malik sahab, namaskar, welcome to the show. We welcome engineer Sanjay Dwivedi sahab from the UBT. Dwivedi sahab, welcome to the show, namaskar. Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Aviral Malik sahab, आपसे शुरू करते हैं. आज मोहन भागवत जी ने कहा कि India is inclusive, RSS is inclusive. This nation belongs to all. ये देश सबका देश है. There is no, the RSS nor the BJP belongs in any division, caste, wealth, religion. इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली किस प्रकार से देखते हो? बिकॉज राहुल गांधी जी ने हमेशा क्रिटिसाइज ही किया है. अविरल मलिक साहब जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इस देश का, तो निश्चित रूप से सबका देश है. हम तो कहते आए हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस देश के संविधान के मुताबिक. और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जातियों का, तो निश्चित रूप से कोई जाट हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जात का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो कोई, और उसके साथ किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, किसी भी जिले से बिलोंग करता हो, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इक्वली ट्रीट करने का काम करती है. इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है. और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मजबूत है क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं और सबका समर्थन हासिल हमें होता है. सबके वोट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी प्रदेश अथवा देश में बनती है. ये भी बिल्कुल मैं समझता हूं कि स्पष्ट है. और डॉक्टर मलिक साहब, बात यह है कि वाई आज यूएस पार्लियामेंट में यूएस कांग्रेस ने यहां एक बयान रिलीज कर दिया है कि उन्होंने कहा कि उमर खालिद 2020 से जेल में बंद है, 2020 से जेल में बंद है. गिव उमर खालिद अ फेयर ट्रायल. उमर खालिद को फेयर ट्रायल देने के लिए यूएस कांग्रेस के लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. अब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जी यही चाहता है, देश विदेश में जाकर जिस प्रकार से देश के खिलाफ बोलना और वहां के लोगों को इकट्ठा करके देश के खिलाफ काम करना. अब हाउ कैन द यूएस कांग्रेस टॉक्स अबाउट, क्या हमारे पास जुडिशियल सिस्टम नहीं है? इज आवर जुडिशियल सिस्टम वीक, डॉक्टर मलिक? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम का, तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है और पूर्ण रूप से तथहीन है, बेबुनियाद है. और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पार्टिकुलरली आदरणीय मोहन राव भागवत जी ने जिस प्रकार से कहा, वो बिल्कुल सही है. इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है. हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और ये देश सबका है. ये देश भारतीय जनता पार्टी वालों का भी है, कांग्रेस वालों का भी है, सपा वालों का भी है, बसपा वालों का भी है, लोकदल वालों का भी है, टीएमसी वालों का भी है. जो इस देश को अपना माने सबका है और जो देश के खिलाफ काम करे उसका ये देश किसी रूप में नहीं है. उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन हाँ, सभी राजनीतिक दल के सभी समर्थक, सभी भारतवासी, सबका ये देश है, सभी भारतवासी हैं और सभी को गर्व करना चाहिए भारतवासी होने पे और अपना फर्ज अदा मैं समझता हूं करना चाहिए. एक भारतवासी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते सर्वप्रथम जो हमारा दायित्व और फर्ज बनता है उसे अदा करना चाहिए. और किसी रूप में पार्टी पॉलिटिक्स में हमेशा नहीं रहना चाहिए. जब राष्ट्रहित की बात हो तो राष्ट्रहित की चिंता निश्चित रूप से करनी चाहिए और देश की चिंता होनी चाहिए, किसान की चिंता, गरीब की चिंता, गांव की चिंता, रूरल डेवलपमेंट की चिंता होनी चाहिए. इसमें किसी रूप में दुरा नहीं है. और जहां तक विषय एक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने का, तो इस देश को आगे बढ़ाने का मकसद निश्चित रूप से हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का है. इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है. और संजय द्विवेदी जी यहाँ बैठे हैं शिवसेना यूपीटी के स्पोक्स पर्सन के नाते, नेता के नाते, ये भी इस बात को एग्री करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान निश्चित रूप से किसानों का, गांव गरीब का उत्थान हुआ है, विकास हुआ है.
और उसके साथ साथ जहां तक विषय इस देश के संविधान का, तो इस देश के संविधान के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिव, सबको अधिकार है और सभी फंडामेंटल राइट्स गांव गरीब तक पहुंचे, इसकी चिंता करनी चाहिए और हम करते हैं। संजय द्विवेदी साहब, यूबीटी, संजय द्विवेदी साहब, राहुल गांधी जी का पहला कहना था कि देश के बाहर जाके जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मोदी का विजन, जो मोदीज विजन डिवाइड्स द सोसाइटी, इट डिवाइड्स द कंट्री, और आरएसएस का भी आलोचना किया कि आरएसएस का आइडियोलॉजी भी इस देश के खिलाफ है। नाउ हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? द्विवेदी साहब, किस प्रकार से राहुल जी का स्टेटमेंट देखते हो? बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द बिगर अलायंस, यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। द्विवेदी साहब, के नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, निश्चित इसका कांग्रेस प्रवक्ता आपको जवाब दे सकता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम राहुल गांधी अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो माननीय मोदी जी से तो ज्यादा खराब नहीं बोल रहे हैं। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से भाषाएं उन्होंने बाहर जाके विदेशों में जाके बोली हैं, वो अगर मैं बताऊं तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो इस तरह की भाषा जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। देखिए आज देश में स्थिति क्या है, आज पाकिस्तान अलग आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री कोई उससे मतलब क्रिकेट टीम, आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करा रहे थे, आज केकेआर ने, सहरुल खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद के अपने में शामिल कर लिया, केकेआर टीम ने ले लिया। तो इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे जब आप खुद परमिशन दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो सबसे बड़ी आतंकवादी देश है। बांग्लादेश से बड़ा आतंकवादी का इस देश में कोई है विश्व में तो वो पाकिस्तान है, जिसने 75 सालों में हमारे देश में निरंतर आतंकवादी गतिविधियां फैलाई हैं, जिसके कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को हमारी सेना को तीन युद्ध लड़ने पड़े और बांग्लादेश को अलग कराया। बांग्लादेश में अमन चैन के लिए इंदिरा गांधी जी ने अलग कराया था। लेकिन जो आज परिस्थितियां वहां पे हैं, तो इन परिस्थितियों को देखने का सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी है तो देश के प्रधानमंत्री जी को है। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे अगर हिंदू भाई मारे जा रहे हैं वहां पे, तो वो किस तरह से क्या काम करें, किस तरह से उनकी रक्षा करें। ये हम प्रतिपक्ष के नेता, चाहे प्रतिपक्ष में नेता हो या प्रतिपक्ष की पार्टियां हो जो सरकार में नहीं है, वो सिर्फ कह सकती है, लेकिन कुछ सरकार की भी आकलन होते हैं, सरकार की भी जिम्मेदारियां होती है, सरकार के भी काम होते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर हमारे हिंदू या हमारे हिंदुस्तान के लोग किसी कोई दबाव बनाया जा रहा है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे पहला काम देश की विदेश मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को होता है। अगर बांग्लादेश में आज हत्याएं की जा रही है और बांग्लादेश के क्रिकेटरों को अगर सहरुल खान अपने केकेआर टीम में शामिल करते हैं और अभी तक एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये क्या दिखाता है? देखिए, जुमला फरेब और तमाम वो करने के बाद आप झूठ बोलने के बाद आप पार्टी बना सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन जो देश के विषय है उन विषयों पे आप कब तक झूठ बोलेंगे? जैसे इस देश में रुपया जब गिरता था, जब 55 रुपए का दाम था, तो हमारे एक प्रधानमंत्री कहते थे कि साहब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज रुपया का 90 से ऊपर पहुंच रहा है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री की इज्जत या प्रधानमंत्री की वो सुरक्षित है? आज महंगाई के लिए बोला जाता था, महंगाई अगर बढ़ रही है, महंगाई के तमाम मनमोहन समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तमाम ऐसी बातें बोली जाती थी। आज महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम हमारी इस तरह की दिक्कतें देश में आ रही हैं, तो इसको ठीक करने या इसकी समाधान निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष की पार्टियां। हम संजय द्विवेदी यूपीटी का प्रवक्ता है, तो हम आपसे चाहे डिबेट हो चाहे कुछ भी हो, हम उसमें कहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि देश में जो नागरिक रह रहा है, 140 करोड़ जनता रह रही है हमारे देश में, सभी को देश के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर देश है तो हम पार्टी हैं और हम देशवासी हैं। अगर जिस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजों मगर द्विवेदी साहब अंग्रेजों समय में एक मिनट में रोकना चाहता हूं आपका। अगर संगीत सोम बीजेपी लीडर उत्तर प्रदेश से कहता है कि
केकेआर शाहरुख खान जी ने गलत किया है। 9.2 करोड़ देकर आप बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को आपने ले लिया टीम में। आपको कोई फिक्र नहीं है कि हिंदू, जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है वहां पर, तो क्या कहा संगीत सोम ने, क्या गलत कहा? द्विवेदी साहब, क्या देश प्रेम सबसे आगे नहीं है? इस बिजनेस सबसे सर्वोपरि बिजनेस है, या आपको राष्ट्र हित में भी सोचना पड़ेगा? केकेआर ने, तो मैंने कहा तो कि क्रिकेट केकेआर को बांग्लादेशियों को नहीं लेना चाहिए, तो मैंने ये तो कहा आपसे। मैं कहां दूसरी बात कह रहा हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि केकेआर ने अगर बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों को लिया है तो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, ना, और शाहरुख खान पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन समस्या यहाँ दूसरी आती है, जब आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करा रहे हैं, जो इतना बड़ा आतंकवादी देश है, जिसने 75 सालों में हमको चैन से नहीं बैठने दिया, जिसकी वजह से हमारी सेनाओं को 3 दिन युद्ध लड़ने पड़े, तो आज अगर शाहरुख खान गलती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको रोकने का कैसे रोकेंगे? यही तो मेरा प्रश्न है। आज इस डिबेट के माध्यम से मेरा यही प्रश्न है देशवासियों से, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हम लोग विरोध कर रहे थे कि इनकी टीम को साथ नहीं खेलना चाहिए, तो तमाम चीजें कही जा रही थी, नहीं हरा देंगे तो आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी और उनका देश श्रम से जुट जाएगा, और हराने के बाद भी आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में हुई। तो जो हमारी ये तो पॉलिसी जो है, ये विदेश मंत्रालय हमारे प्रधानमंत्री जी को तय करनी चाहिए ना, कि शाहरुख खान की हिम्मत कैसे पड़ी बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेने की। ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, देश के गृह मंत्री को सोचना चाहिए, और अविनाश तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, मैं स्वयं विरोध नहीं करूंगा। I'll come to Dr. Avidal Malik साहब। मलिक साहब, संगीत सोम ने जिस प्रकार से कहा, he said शाहरुख खान को नहीं करना चाहिए था। 9.2 करोड़ लेकर आप एक बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को ले लिया, तो अगर द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि वाई आर प्लेइंग इंडो पाक मैच, तो उसका क्या जवाब है आपका? इंडो पाकिस्तान मैच चलता है, मगर शाहरुख खान ने अगर प्लेयर को ले लिया 9.2 करोड़ लेकर, तो संगीत सोम चिल्ला करके के गद्दार है। हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से किसी पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल करने का, तो उस प्रकार की भाषा एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, जहां तक विषय शाहरुख खान से सवाल पूछने का, सबको अधिकार है शाहरुख खान से सवाल पूछने का। अगर द्विवेदी साहब से सवाल हम पूछ सकते हैं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे से सवाल पूछे जा सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो शाहरुख खान कौन होते हैं आखिर? निश्चित रूप से शाहरुख खान से सवाल पूछने का सबको अधिकार है, और पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उसके साथ साथ अगर लोकतंत्र की बात कर ली जाए, संविधान की बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये अधिकार है कि वो सवाल खड़े कर सकता है, सवाल उठा सकता है, जवाब की डिमांड कर सकता है, और जवाब इस देश के नागरिक को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर नागरिकों का पैसा जा रहा है, वो फिल्म देखने जा रहे हैं और वहां से एक तरीके से पैसा गेन कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, ये एक आपका प्रमुख कर्तव्य बनता है कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो उसके सवाल का आप उत्तर दें। और मैं समझता हूं कर्तव्य को एक तरीके से किसी रूप में नहीं छोड़ेंगे शाहरुख खान जी, और अपना कर्तव्य निभाएंगे। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली संगीत सोम जी का जो बयान है, वो निश्चित रूप से वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और पर्टिकुलर जहां तक विषय हमारे देश का, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में घर में घुस के मारने का हमारी सरकार ने काम किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, घर में घुस के मारा, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हो, इसका संकल्प हमारे पास है, और निश्चित रूप से आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण होगा। और पर्टिकुलर अगर कश्मीर की बात कर जाए, तो कश्मीर में तो आज बहुत शांति है। एक दौर तो ये था, हमने वो भी दौर देखा जिस दौर में बहुत से लोग कहा करते थे कि भाई इस देश के झंडे को कोई उठाने वाला नहीं रहेगा अगर 370 हट गया 370, किसी की हिम्मत वहां चूं करने की नहीं हुई, किसी प्रकार से आपत्ति दर्ज कराने की, वो भी देखा हमने दौर। बट राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि दिख रहा है, यू कैन सी द वायलेंस इन द स्टेट इन द नेम ऑफ रिलीजन। आप जब क्रिसमस में अटैक्स हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक हो रहा है, हाल ही में नागपुर से थोड़ा आगे कोई केरला के कैथोलिक प्रीस्ट को लाकर जेल में डाल दिया।
ये कह रहा है कि कन्वर्जन कर रहा है, बजरंग दल के आतंक है। अगर वो कहता है कि राइट विंग एक्टिविज्म इज राइट वेरी एग्रेसिव, राइट विंग एक्टिविज्म इस कदर बढ़ गया है कि माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर फियर, हाउ डू यू सी? एक तरफ मोदी जी चर्च में जाके क्रिसमस मास में बैठते हैं तो, और बाहर लोग आतंक फैला रहे हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हाउ डू यू जस्टिफाई इट? आप राहुल गांधी जब कहते हैं कि माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द राइज, तो व्हाट्स रॉन्ग? हाउ इज इट रॉन्ग डॉक्टर मलिक? जी नहीं, देखिए माइनॉरिटीज की अगर बात कर ली जाए तो मैं खुद भी अगर पर्सनली बताऊं तो 500 हजारों माइनॉरिटीज से मैं भी खुद लगातार मिलता हूं, वो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे जैन हो, तो या फिर बौद्ध हो या पारसी हो, तो किसी को समस्या नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं आखिर ये कुछ लोग हैं जिन्हें एक तरीके से ट्वीट खेलने की आदत है, तो ट्वीट खेलें, ट्विटर पे लिखते रहें, एक्स पे लिखें, एक्स पे पोस्ट करें, तो एक्स सबके लिए खुला है और हमेशा खुला है। वो इतनी सुविधामंद चीज है, रात को 2 बजे भी आप लिख सकते हो और दिन में 2 बजे भी लिख सकते हो, तो एक्स पे लिखने में तो कोई आपत्ति दिक्कत है ही नहीं। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारे देश का, तो ये देश सबका देश है, सबका मुल्क है, और निश्चित रूप से सभी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है। जहां जहां जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां हमारा दायित्व है सुरक्षित रखना माइनॉरिटीज को। जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां हमारा कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि स्टेट इशू पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। और अगर ममता जी के स्टेट की बात कर ली जाए, वहां माइनॉरिटीज ही प्रोटेक्टेड नहीं है, माइनॉरिटीज में खाली है प्रोटेक्टेड है, यानी कि मुसलमान खाली प्रोटेक्टेड है, ना बौद्ध प्रोटेक्टेड है, ना जैन प्रोटेक्टेड है, ना सिख प्रोटेक्टेड है, ना ईसाई प्रोटेक्टेड है, ना बौद्ध प्रोटेक्टेड है, ना पारसी प्रोटेक्टेड है। वेस्ट बंगाल में खाली एम प्रोटेक्टेड है, मुस्लिम सिर्फ प्रोटेक्टेड वहां है, बाकी वहां तो मेजॉरिटी प्रोटेक्टेड नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, पंजाब प्रदेश की, या फिर एक तरीके से कर्नाटका की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, हालांकि वो यूटी है, निश्चित रूप से हम वहां देख रहे हैं दायित्व, लेकिन जिन जिन राज्यों में प्रमुखता पूर्वक सरकारें हैं विपक्ष की, वहां इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है। और हम तो उत्तर प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटित नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में कोई घटना घटित नहीं हो रही है, राजस्थान में घटनाएं घटित नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा प्रदेश हो, गोवा प्रदेश हो, कहीं घटनाएं नहीं। जहां हमारी सरकार, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार, कोई घटना नहीं हो रही, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, कोई घटनाएं नहीं हो रही इस प्रकार की। और ये सभी लोग प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, सबका देश है, और जो हिंसा करते हैं सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। वो देशद्रोही, देश विरोधी लोग हैं जो किसी प्रकार से किसी भी इस देश के नागरिक को परेशान करने का काम करते हैं। बट आई वॉन्ट टू कम टू यू अबाउट इंदौर वाटर डेथ जो हो गया, इंदौर का जो वाटर, इंदौर अवार्ड विनिंग सिटी है, और राहुल गांधी जी का कहना है कि द सरकार कुंभकर्ण, द सरकार स्लेप्ट लाइक कुंभकर्ण। राहुल गांधी जी, यू हैव फेल्ड। डॉक्टर मलिक, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सबका कहना है यू एज अ गवर्नमेंट हैज फेल्ड द पीपल। वाटर डेथ्स, आप साफ सुथरा पानी भी दे नहीं सकते और स्कीम्स लेके बैठे हो, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल। हाउ डज इट मैच मोदी जी का आदर्श और ग्राउंड पे रियलिटी? डॉक्टर मलिक, देखिए ग्राउंड रियलिटी की अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, इंदौर की पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर हम एक्टिव हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा दायित्व है, उस कार्य को हम कर रहे हैं प्रमुखता पूर्वक। और उसके साथ साथ जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, इसमें किसी रूप में कोई खंडबट है ही नहीं, कोई दोराई नहीं है, कोई स्पष्टीकरण देने का इसमें कुछ कार्य है ही नहीं। और जो लोग हम सबके बीच में नहीं रहे, निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी, नेशन नाउ टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा, श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और ये बहुत ही दुखद समय है, बहुत एक तरीके से पीड़ादायक समय है, इसमें किसी रूप में कोई दुराय है ही नहीं। और जहां तक विषय उन लोगों पे कार्रवाई का है, एक्शन का है, जो लोग इसमें दोषी हैं, इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं XYZ तरीके से, या एक तरीके से सीधे या एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित करने का हमारा जो दायित्व है इसे पूर्ण करेंगे। और जांच के आधार पे स्पष्ट होगा, दूध का पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएगा चित्र। और ये जो घटना घटित हुई है इसमें किसी रूप में दोहरा नहीं है, बहुत ही दुखद है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना ही है, क्योंकि ये अगर इस पे राजनीति होती है
तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है। हाँ, सवाल जरूर हो, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, लोकतंत्र का में अधिकार है कि सवाल कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जनता जुड़ा विषय है, गंभीर विषय है, सवाल किए जाए उस पर हम जवाब देने को पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन इस पे किसी प्रकार से ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। द्विवेदी साहब, किस प्रकार से देखते हो आप? बोलिए, आपने उंगली उठाया, आपको रिस्पॉन्ड करना था। द्विवेदी साहब बोलिए। देखिए, अभी अफजल मलिक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही सर, मैं यही तो कहता हूं सर, जब ये विपक्ष में होते हैं तब इनको ये चीजें याद नहीं रहती हैं। आज विपक्ष में जब ये थे तो महंगाई का भी विरोध करते थे, बेरोजगारी में विरोध करते थे, पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध करते थे, एलपीजी गैस का भी विरोध करते थे, जबकि उस समय 500 में अगर एलपीजी मिलती थी हमको तो 250 रुपए हमको रिटर्न भी आते थे, तो हमको 250 रुपए में एलपीजी मिलती थी, आज वो हमको मिल रही 1000 रुपए में। पेट्रोल जो 50 रुपए 55 रुपए था वो आज हमारा हो गया 100 रुपए। विरोध नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तब आपके सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, इनको मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं था। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच की, बताया साहब इसमें कोई ऐसा एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं मिल रहा है, तो गृह मंत्रालय साहब वो बिहार चले गए, बिहार में एफआईआर हो गई, वहां से सीबीआई जांच बैठ गई, उसमें कुछ नहीं मिला। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो जो मस्जिदों से उतारे जा रहे थे, सुंदरकांड का पाठ, तमाम चीजें होती थी। आज भी इनकी सरकार वहां बन गई तो क्या हो रहा है? आज आप कह रहे हैं साहब किसी चीज का विरोध ना करें, तो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आपने क्यों विरोध किया? जबरदस्ती जो फिल्म एक्टर थी, क्या मैं नाम नहीं लूंगा, इनको गिरफ्तार करना, उनको गिरफ्तार करना, तमाम ऐसी चीजें घटनाएं की गई। तो ये 3-4 महीने कंटिन्यूअस डिबेट हुई इसमें। किसान आंदोलन में जब हम लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं साहब, किसान जो 3 बिल लाए गए हैं वो बिल वापस करिए, उसमें किसानों का भला नहीं होगा, किसानों का फायदा नहीं होगा, 700 किसान बलिदान हो गए। तब आपको याद आया नहीं साहब ये तीनों बिल हमारे का, ये मैंने नहीं कहा, बिल लाने वाले प्रधानमंत्री और बिल वापस लेने वाले प्रधानमंत्री। हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन अगर उस विरोध को तुरंत प्रधानमंत्री जी ने मान लिया होता, अकाली दल की मंत्री ने कहा था कि बिल गलत है, इनको वापस ले, उन्होंने इस्तीफा कर दे दिया और उस समय बिल सही थे वो। अब जब 700 किसानों हमारा बलिदान हो गया तो बिल वापस ले लिए गए। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कि जब आप सरकार में हैं तब आपको दिखाई पड़ता है किसी चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। जब सरकार में नहीं थे तो इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करता था, तो चाहे आप हो चाहे आपके पार्टी के नेता हो। जब 58 रुपए में था डॉलर का दाम, 58 रुपए में था, प्रदीप जी समझिए मेरी बात, तब हमारे प्रधानमंत्री गरिमा गिर रही थी, उनकी जो दिक्कतें आ रही थी। आज 90 रुपए हो गया है और प्रधानमंत्री सीना तान के घूम रहे हैं। अगर हमारी इतना हमारा संपन्न देश हो गया है तो हम 4 गुना 2014 में जो कर्ज हमने लिया था उससे 4-4.5 गुना कर्ज हम ले चुके। तो कर्ज हम क्यों ले रहे हैं फिर? अगर इतनी हमारा विश्व गुरु बन गया हमारा देश, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं हम? उस समय तो तमाम कर्ज अलग अलग लोगों से पैसा लेते थे, जीएसटी के माध्यम से हम पैसा ले रहे हैं, वो केंद्र सरकार में जा रहा है टोटल। अब केंद्र सरकार की मर्जी, वो महाराष्ट्र को देगा, उत्तर प्रदेश को देगा, पश्चिम बंगाल को देगा, नहीं देगा, वो उनकी मर्जी हो रही। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये पारदर्शिता इसमें नहीं है। इसमें अपने को बचाने के लिए, सिर्फ सरकार को बचाने के लिए अगर प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं तो मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रवक्ताओं को अपने मन शुद्ध करके, अपने मना स्थिति देखकर, अपनी उसमें स्थिति देखकर ये बात करनी चाहिए कि देश 2014 में हमारी सरकार, हमारा जो सोने का रेट था 26,000 रुपए, आज वो 1,32,010 ग्राम क्यों पहुंच गया? चांदी के रेट क्या थे वो क्या पहुंच गए? महंगाई आप देख लीजिए। मैं तो अभी भ्रमण करने गया बाजारों में, एक एक चीज का मैंने भ्रमण किया, और चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे तमाम चीजें हो, जो भी चीजें हो, हर चीज में 1.5 से 2 गुना दाम आज बढ़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इनके खाते में
जो 10,000 करोड़ से ऊपर रुपया आ गया, एक टॉल बॉन्ड में अरबों रुपया आ गया। तो अगर इनके खातों में पैसा ही आ रहा तो दे कौन रहा है? इसके मतलब ये नाजायज पैसा वसूला जा रहा है, और पैसा वसूलने के बाद वही देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं। सरकार चुप है, सरकार बोल ही नहीं पा रही है। तो अगर 10,000 करोड़ आपके बैंक में इकट्ठा रहेगा और एक डॉल बॉन्ड में खरबों रुपए इकट्ठे रहेंगे, तो देश की इकोनॉमी तो आपने ऐसे ही ठप कर दी। इन तो पैसों से अगर आपने विधायक न खरीदे होते, पार्टियां न तोड़ी होती, चुनावों के माध्यम से पार्टियों के नाम न बदले होते, तो शायद इस देश में इतना हाहाकार नहीं मचा होता। आप कभी मूंछों में ताव ये मत दीजिए कि जब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, कोई बात नहीं, आप बन जाइए, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ कोई युद्ध नहीं होता है कि हम तलवार लेके चले, युद्ध किया, हमने सेनाएं मार दी और हम राजा बन गए। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ वोट की राजनीति। अगर 10 वोट भी आपने ज्यादा होंगे प्रत्याशी के तो वो जीत जाएगा, और हमारे 10 वोट अगर कम होंगे तो हम हारे 5 साल कहलाएंगे। तो वोट की राजनीति में कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए। द्विवेदी जी जो बार बार नहीं समझना चाहिए, द्विवेदी जी जो बात समझ के इस देश में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बस इतना मेरा है। द्विवेदी जी बार बार डॉक्टर मलिक साहब जो कह रहे हैं कि आपको जो अपीसमेंट तुष्टीकरण का राजनीति इंडिया अलायंस जिस प्रकार से अपनाती है, महाराष्ट्र में भी देखा उद्धव ठाकरे जी मुस्लिम अपीसमेंट में बहुत ज्यादा केंद्रित, उनका केंद्रित है। क्या यहां पर आपका बेस इरोड हो रहा है? महाराष्ट्र में आपका भले ब्रांड ठाकरे, आप कह रहे हैं कि ब्रांड ठाकरे एक साथ आ गया और महाराष्ट्र में पूरा हम लोग हंगामा मचा देंगे, मगर क्या अभी हिंदुत्व से दूर मुस्लिम तुष्टीकरण करके आप मुसलमान वोट लेना चाहते हो, इवन इन मुंबई और अलग अलग सिविक पोल्स में? ये एक्यूजेशन है देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ शिंदे जी का आप पर। द्विवेदी जी, मैंने अभी आपके मीडिया ग्रुप में बाला साहब का साबिर शेख के लिए मैंने वीडियो भेजा है, उसको अगर आप वीडियो खोल के देख लें तो कभी मानी बाला अगर एकनाथ शिंदे कहते मैं बाला साहब ठाकरे का अनुयायी हूं, अगर उनकी दिखाए सिद्धांतों में चल रहा हूं, तो बाला साहब ठाकरे ने कब विरोध किया मुसलमानों का? उन्होंने कहा कि मैं किसी जाति पात को लेकर राजनीति नहीं करता हूं, हमारे लिए सभी हमारे सभी जातियां हमारे लिए एक समान है। अगर आरएसएस मुसलमानों की बड़ाई करता है, मुसलमानों के पक्ष में बात करता है, तो आरएसएस सही है। और हम चूंकि हम तो जो बात जो कह रहे हैं बसदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं ना, बसदेव कुटुंबकम में क्या ये लिखा हुआ है कि मुसलमान अलग देखिए, जैन अलग देखिए, तमाम जातियां जो आज क्रिश्चियन अलग देखिए? क्रिश्चियन संग मारपीट करने कौन जाता है? मुसलमानों के लिए कटेंगे बटेंगे कौन जाता है? दिल्ली के चुनाव प्रचार में किसने अलग बातें कही? मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में किसने कहा कि साहब मुसलमान वहां पे सुरक्षित है, बाकी जातियां नहीं है? तो भैया क्या मुसलमान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या मुसलमान के बोर्ड पे अगर मुसलमान के द्वारा सताए जा रहे हैं हिंदू वहां पे, तो आज ममता बनर्जी वहां में मुख्यमंत्री कैसे बन गई? इसके मतलब किसी ने वोट ही नहीं दिया और बिना वोट के मुसलमानों के वोट से बन गई। देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस देश में जब हम साथ की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि नहीं हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि साहब क्रिश्चियन को आप मानने चाहिए, मुसलमानों के लिए आप उल्टी सी बात करें। इसके बाद आप कहें कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करती है, उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करती है। अरे भैया क्यों करेंगे तुष्टीकरण? द्विवेदी साहब, वी वेलकम चंचल कुमार जी। रहने का है या क्रिश्चियन का रहने का नहीं, तो उनको निकाल दीजिए आप। वी वेलकम चंचल कुमार जी। चंचल कुमार जी फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। हमारे साथ है डॉक्टर अविरल मलिक साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी और यूबीटी से इंजीनियर संजय द्विवेदी साहब। चंचल कुमार साहब, हम लोग वही कह रहे थे कि आज बांग्ला वायलेंस को लेकर सोम ने वो आवाज उठाया कि एसआरके ने गलत किया है, शाहरुख खान जी ने गलत किया है। केकेआर में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को 9.2 करोड़ का पैसा देकर उन्होंने टीम में ले लिया केकेआर में। अखिलेश यादव जी ने निंदा की दिया। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? किस प्रकार से चंचल कुमार साहब आप देखते हो? चंचल कुमार जी, कैन यू हियर मी?
चंचल कुमार जी, इंजीनियरिंग, कैन यू हियर मी? चंचल कुमार जी, केकेआर वाले इशू पर अखिलेश यादव जी ने निंदा किया सोमनाथ सिंह। जिस प्रकार से मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बीजेपी लीडर ने कहा कि एसआरके शाहरुख खान ने गलत किया है 9.2 करोड़ से लेकर। सोमनाथ सोम क्या सही है? हाउ डू यू सी दैट, चंचल कुमार साहब? जी जी, देखिए ऐसा है कि अब तो पहली बात तो बीजेपी के लोगों को ये बात कहनी पड़ेगी, जो आदरणीय अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, उनके बेटे जैसा, उनका बयान क्या आया है कि हमें जिस देश से खेलने में टीआरपी हमारी ज्यादा बढ़ती, जहां से हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, उन्हें तो हम कतई नहीं जो है छोड़ सकते, उनके साथ हम उनको खिलाएंगे अपने आईपीएल में, उनको बैन नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हिंदुत्व के विरोधी अगर हम बात करें तो राष्ट्रद्रोही कौन है? जैसा, पहले उनके खिलाफ केस करना चाहिए इनको कि भैया ये बताओ, उनके लिए पैसा बहुत मायने है, ये जो आदरणीय जयशाह ने। लेकिन किसी भी, जितने भाजपाई हैं, जितने अंधभक्त हैं पूरे देश में, जितने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, एक ने भी अगर किसी ने जयशाह के बयान की निंदा करी हो। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या, जो हमारे देश में अभी वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, क्या उनको भगा देना चाहिए? क्या उनको भगाना चाहिए था? क्या उसके बारे में कोई टिप्पणी आई बीजेपी की? तीसरा एग्जांपल, जो अडानी का जो पावर प्रोजेक्ट्स जो है बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट बंद नहीं होने चाहिए पहले? अब अगर आपको एक बांग्लादेश का खिलाड़ी अगर आके यहाँ खेलना जो है बीसीसीआई, और बीसीसीआई का मेन रोल है, बीसीसीआई ने उनको अलाउ किया है, अगर वो खेल रहा है, खेलेगा, तो उसमें ये हाय तौबा क्यों है? ये बीजेपी का, मैं बता दूं, नकली राष्ट्रवाद है, और ये नकली हिंदुत्व की बात करते हैं। जो हमारा हिंदू धर्म है, वो धर्म राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ये भाजपाई उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। बोलिए। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, आसपास जो हमारा जो ये उत्तर भारत है, यहां पर ये हमें और आपको जो है ये कहते हैं गाय हमारी माता है। वहीं पर जब कई स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान में है, जैसे आपके गोवा है, आपका उधर जो है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और जो उधर की स्टेट्स हैं, वहां पे अगर हम बात करें तो ये गाय को जो है वहां पे बैन करने की बात नहीं करते हैं। इनके खुद बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि हम गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, और बड़ी मतलब फक्र से कहते हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता है, तो ये बीजेपी का दोहरा चेहरा है पूरे देश के लिए, और ये जनता पूरी तरीके से आप समझ चुकी है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे, अगर आप बताइए, अगर इनसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ आज के समय में जो प्रमुख मुद्दे हैं, इसी मैं लखनऊ में बैठा हूं, आप सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं। सैकड़ों लोग बता रहे हैं। क्या बताओ वो हिंदू नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? कैसी बातें सोचने वाले लोग हैं। आप सोचो आज देश को कहां ले जाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आप बांग्लादेश के हालात आप देखो, हिंदुस्तान में जब हिंदू मुसलमान दिन रात करोगे तो ये नफरत तो पड़ोसी देशों में जाएगी। और मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सोचो पूरे दुनिया में तकरीबन मान्यता प्राप्त 201 देश हैं। उस 201 में तकरीबन मैं समझ पा रहा हूं, आई थिंक 125-26 देश से ज्यादा केवल जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के देश, कंट्री हैं। आप बताओ, क्रिश्चियनों के खिलाफ जो आप पूरे माहौल खराब कर रहे पूरे देश में। अब आप एक तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। वही दूसरी तरफ पूरे देश को जो है मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। इनके जो 2-4 बाबा हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का बात करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं है। आप सोचो उत्तर प्रदेश में कोडीन माफियाओं का कितना जो है किस तरीके से लूट मचाया है। 2000 करोड़ की लूट मचाई है। ये खुद जो आधिकारिक डेटा आ रहे हैं सरकार की तरफ से, आप कल्पना करो कि आज उत्तर प्रदेश में बस से बदतर हालात हैं। लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लड़ाया जा रहा है। और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और पीड़ित अगड़ों के साथ जिस तरीके से बीजेपी सरकार में जो है उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। ये कौन नहीं जानता है, आप मुझे बताओ। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है।
वो ऐसा कोई दिन नहीं है जो जीरो में अगर आप घटना देखो तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि यूपीए शासन में 2004 से 14 का अगर आप समय याद करें तो तकरीबन 81,000 लोगों को जो है घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, उनके देश पहुंचाया गया। लेकिन इन भाजपाइयों से पूछो जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, जो घुसपैठियों के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनसे पूछो कितने लोगों को 11 सालों में भेजा है। तो इनका जो अंधभक्ति वाला जो चश्मा है, जो फेक नैरेटिव वाला, जो राष्ट्रवाद का जो केवल और केवल मंच से बोलने वाला जो इनका है, वो उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंचल कुमार साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोल्ड सिरप स्कैम में जिस प्रकार से बीजेपी योगी जी का कहना है कि वी हैव फाइल्ड 118 एफआईआर फाइल किए, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 75 अरेस्ट हमने किया, किसी को बख्शा नहीं है। और फोटो शायद अखिलेश यादव जी और कोई माफिया के साथ वो दिखा दिए असेंबली में योगी जी ने। नाउ डू यू थिंक प्रॉपर एक्शन, जस्टिफाइड एक्शन है चंचल कुमार साहब? देखिए मैं बताऊं आपको कि देखिए मैं सच बता दूं, बड़का झूठा पार्टी के बड़के नेता लोग बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं। आप बताओ, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, इस तरीके की फोटो दिखाकर कहता हो भाई बहनों अमित यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। अब जरा पूछा जाए कि क्या मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? ये बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए क्या उन्होंने सदन के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ बताया कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुका है, वो क्या झूठ नहीं था? क्या मुख्यमंत्री को सदन में झूठ बोलने की आदत नहीं है? एक बार नहीं, 86 में 56 पर मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला। और आपने देखा होगा किस तरीके से एक बड़े मीडिया, एक बड़े हिंदी खबर चैनल ने जो है दैनिक जागरण ने एक खबर छापी थी, 86 में 56 यादव हुए थे सपा शासन में, और बाकायदा कानूनी नोटिस भेजा गया और बाकायदा दैनिक जागरण को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये तो भाजपाई माफी भी नहीं मांगते, झूठ भी बोलते हैं। बीजेपी का सब नारा पता क्या है? मेरा झूठ सबसे मजबूत। ये कहते हैं आरएसएस के लोग जो है लोगों को ट्रेन किया जाता है कि भैया प्रधानमंत्री मन से एक बार बोलते थे, अब्दुल भाई मुस्कुरा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाई झूठ बोलने की, तो लगता है अभी सेकंड फेज में चल रहे हो ट्रेनिंग में। जानते हैं क्या हुआ उस समय? प्रधानमंत्री मन से एक बार बोल रहे थे, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, बोलते रहो झूठ। तो ये बीजेपी के लोगों को ट्रेंड किया जाता है ऐसे। सच्चाई तो ये है। बोलिए। बता दूं कि एक प्रधानमंत्री, मैं बताऊं, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोले थे कि जो है भाई बहनों आदर्श गांव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, भाई बहनों स्मार्ट शहर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, भाई बहनों क्या आपकी आय दुगुनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए किसानों की आय। आज सोचो, जिस इंदौर शहर की बात आप करो, वहां से बताओ 2000 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये सरकार के लोग जो इस तरीके से झूठे और फेक जो है मीडिया को मैनेज करके जिस तरीके से अपनी खुद की जो है पीठ थपथपाने का काम करते हैं। सर मैं बता दूं, ये बीजेपी वाले धर्म को केवल मन से बोलने के लिए मानते, खुद नहीं मानते। मैं बताऊं, गीता की 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, हमारे प्रकांड विद्वान साथी लोग बैठे हैं। हाँ। कुछ त्रुटि हो जाएगी तो माफ करना। बिल्कुल। कहा गया आत्मा जिसकी मुट्ठी में वही सच्ची परमात्मा है, कहने को जीवात्मा लेकिन वास्तव में परमात्मा है। दूसरी लाइन कह दूं, अपने आप कह देना होता अपने मरण समान। जो व्यक्ति खुद अपनी तारीफ करे वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है, ये गीता में कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए तो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी 80-75 साल पहले की बात करेंगे, अभी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। 11.5 सालों में कोई जवाबदेही बनती प्रधानमंत्री जी की? आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? और पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने वाला प्रधानमंत्री का नाम पता है कौन है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको याद होगा अभी इनका एक विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जाकर के वहां पे जो बांग्लादेश में भी जाकर के वहां के प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है, वहां पे जाकर के रो आए हैं। अभी आंसू वहां पे करके आए हैं, आंसू बहा के आए हैं। अब सोचो ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो I'll ask Dr. Malik साहब, you heard Dr. Malik, आप चंचल कुमार साहब से सुना गीता का, उन्होंने कुछ श्लोक भी आपको सुनाए, जिस प्रकार से यू आर टेलिंग लाइंस। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोडिन सिरप में आपका एक्शन सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है, सच्चाई में कुछ नहीं है। कहां है बुलडोजर, कहां है बुलडोजर? बोलिए डॉक्टर मलिक। जी
देखिए, जहां तक विषय है चंचल जी का, तो चंचल जी को अधिकार है, विपक्ष के साथियों को अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में मैं देख रहा था संजय जी भी मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लग रहा है शायद संजय जी को इन्हीं की पार्टी के एक आनंद दुबे जी हैं प्रवक्ता, शायद आनंद जी याद आ गए हो, क्योंकि जब एक तरीके चंचल जी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद ज्यादातर लोगों को आजकल आनंद दुबे जी याद आते हैं जब किसी व्यक्ति की भाषा की नकल उतारी जाती है। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हम तो निश्चित रूप से गरीबों की चिंता करते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय, देखिए चंचल जी, आप समाजवादी हो सकते हैं लेकिन आप लोहियावादी नहीं हैं, इस चीज को आप भी याद रखिएगा। क्योंकि लोहिया जी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, कांग्रेस से लड़ते रहे। पूरे लोहिया जी का अगर जीवन की बात कर जाए, हमेशा लोहिया जी कांग्रेस पार्टी से लड़ते रहे। और समाजवादी पार्टी की भी अगर बात कर जाए, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का इतिहास कांग्रेस विरोध का इतिहास रहा। नेहरू जी की जो बात करते हैं, आजकल बहुत से नए नए कुछ लोग आते हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह देते हैं कि भाई बीजेपी नेहरू जी चिल्लाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े मुखर विरोधी थे नेहरू जी की रक्षा नीति के और विदेश नीति के और उनके चाइना के ऊपर स्टैंड के। इस चीज को मैं समझता हूं याद रखना चाहिए। और जहां तक विषय है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के अलायंस का, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का अगर किसी ने काम किया था, तो निश्चित रूप से इसी कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगा के किया था 1975 में। मैं समझता हूं इस चीज को भी याद रखा जाना चाहिए। और जहां तक विषय है संविधान का, तो संविधान का हनन हुआ, लोकतंत्र का हनन हुआ, इमरजेंसी लगाई गई, 2 मिनट में इमरजेंसी लग गई। राष्ट्रपति उस दौर में जो थे, उन्होंने जब पूछा इंदिरा जी से कि क्या और कोई चारा नहीं है, उन्होंने कहा और कोई चारा नहीं है, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है और इमरजेंसी लगाना ही अब मुनासिब है। और उसके साथ साथ जब इस देश के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जानना चाहा गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी से कि भाई कैबिनेट को बताया गया, अवगत कराया गया, वहां से प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा वो उन्होंने उचित नहीं समझा और जरूरी नहीं समझा। उस दौर में, कांग्रेस के दौर में, 1975 के दौर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की इतनी हैसियत होती थी कि इस देश की, मुल्क की प्रधानमंत्री, इस मुल्क की वजीर आजम मुनासिब नहीं समझती थी, जरूरी नहीं समझती थी अपने मंत्री साथियों को अवगत कराना कि इस देश में आपातकाल लगाया जा रहा है। वो आनंद फानन में कुछ लोग होते थे, कुछ लोग उनके घर पे जो एक तरीके से उनकी अपनी कोर कमेटी थी, 3-4-5 लोगों की, सिद्धार्थ शंकर बंगाल वाले और 2-3 अन्य लोग थे, उन्होंने तय करके बिल्कुल इमरजेंसी इस देश पे लगा दी। तो वो भी सबने देखा, वो कालखंड भी। और आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का, सबका सवाल पूछने का अधिकार, सवाल पूछे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से, देखिए हमारा तो मानना है सबका साथ और सबका विकास और सबका अधिकार है सवाल पूछने का। जब मैं चंचल जी से सवाल पूछ सकता हूं, तो मेरा अधिकार है सवाल पूछने का शाहरुख खान से भी। शाहरुख खान कोई इस देश के लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, ये चीज चंचल जी मानेंगे, मैं भी मानता हूं, और एक तरीके से संजय जी भी मानेंगे, और उद्धव ठाकरे जी भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे, अखिलेश जी भी एक्सेप्ट करेंगे। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार सबका है सवाल पूछने का, लेकिन एक मर्यादा होती है, मर्यादा के दायरे में निश्चित रूप से सवाल किए जाने चाहिए, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जहां तक विषय है एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो निश्चित रूप से कोडिन स्कैम पे बुलडोजर चलेगा क्या, ये अखिलेश यादव जी बार बार पूछते हैं। मैं फिर उसके बाद द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा। बोलिए बोलिए इन वन लाइन डॉक्टर मलिक। देखिए, जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, जहां भी किसी रूप में अवैध कब्जा होगा, वहां बुलडोजर चलेगा डंके की चोट पे, और चलना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपैलिटी एक्ट इस चीज को लीगल ठहराता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया जाए, और उसके साथ साथ निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए, ढहना चाहिए, अवैध कब्जा हो वो कब्जा मुक्त होना चाहिए। ये कानूनी बात है और कानून के मुताबिक है, और विपक्ष भी इस चीज को एग्री करेगा। अगर कोई व्यक्ति दंगा कराता है या सामाजिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है, तो उस सामाजिक संपत्ति, उस सरकारी संपत्ति, उस पब्लिक की प्रॉपर्टी की भरपाई उसी की संपत्ति को जब्त करके, कुर्क करके होनी चाहिए। इस चीज को सब एग्री करेंगे और करना चाहिए इस चीज पे। द्विवेदी साहब, यू वांट टू रिप्लाई टू दैट बिफोर आई गो टू? एक चीज जो बाला साहब ठाकरे जी के बहुत अजीज थे, जो योगी जी ने कहा कि नोबडी इज अबाउ सनातन, सनातन से ऊपर कोई नहीं है। द्विवेदी साहब बोला अयोध्या को अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने किया। नाउ हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, बिकॉज राम मंदिर वाज वेरी वेरी क्लोज टू बाला साहब ठाकरे जी। द्विवेदी साहब देखिए, मैं अभी अब्दुल मलिक जी की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात हो या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे द्वारा
या बीएमसी द्वारा जब किसी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन थे? और अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया, अगर इनकी बात सही है कि हम जातिवाद को नहीं देखते हैं, तो क्या संपत्तियों जो खड़ी की हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, अगर हमारे कोई हिंदू भाई इस तरह का अवैध कार्य कर रहे हैं, अवैध उसमें लगे हुए हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो भी बुलडोजर चले, आगे बाद पूरे आंकड़े होंगे, आप निकाल के देख लीजिए, आप निकाल के देख सकते हैं कि बुलडोजर कितना परसेंट किसके ऊपर चला, ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्या बुलडोजर चलाने का अधिकार किसने हमको दिया? अगर जब तक कोई संपत्ति जब्त करने का अधिकार किसने दिया? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए, तब तक हम उसको कैसे कहते हैं ये हमारा अपराधी है? अबरार मलिक के ऊपर जैसे ईडी का मुकदमा दायर, ईडी के लिए बराबर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पूरी बीजेपी कहती थी जमानत में रिहा, जमानत में रिहा। प्रधानमंत्री जी भी कहते थे, हमारे मोदी अमित शाह जी भी कहते थे, बीजेपी प्रवक्ता भी कहते थे। आज क्या हुआ साहब? कोर्ट में गया, वहां सुनवाई तक नहीं हुई, वापस कर दिए गए। तो ईडी की खुली कि नहीं खुली किताब? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब कर्पूरी ठाकुर की बात कर लीजिए आप। कर्पूरी ठाकुर का सरकार उन्होंने गिरा दी, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव था, कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने बादल दे दिया। अब इनके लिए बड़े महान नेता बन गए थे कि कर्पूरी ठाकुर जी बड़े महान नेता। वीर सावरकर की बड़ाई, माननीय बाला साहब ठाकरे की नीतियों की बात और जोर जोर से बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन भारत रत्न देने की जब बात आती है, तो ना वीर सावरकर भारत रत्न दिया जाता है, ना हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता है कि नहीं? मैं यही समझना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में जब सरकार में कोई व्यक्ति है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, जो मुख्यमंत्री इनकी बात कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के थे और बहुत बड़े घोटालेबाज थे वो। जब तक वो सरकार में, जब तक विपक्ष में रहे, घोटालेबाज बने रहे। आज वो आसाम के मुख्यमंत्री है, अब घोटालेबाज नहीं है। तो यही जो नीतियां, सिद्धांत है, यही इनके नियम और कानून है भारतीय जनता पार्टी के। मैं आज तक नहीं समझ पाया, पता नहीं कैसे कौन लोग, आप लोग समझे कि नहीं समझे, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोले, परसों क्या बोलेंगे। तो ये चीजें जो स्थितियां डेवलप हो रही है, ये स्थितियां हैं, ये देश के लिए घातक। आप अगर राजनीति कर रहे हैं, अगर आप सनातन की बात करते हैं, अगर सनातन की बात करते हैं, सनातन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दिल्ली में जब चुनाव हो तो आप मुस्लिम करें, आप मुस्लिम करें, आप क्रिसमस के समय जाके आप उनके ऊपर आक्रमण करें। ये कहाँ लिखा हुआ है? और आपको कोई जवाब नहीं देता। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आप क्रिकेट टीम के लिए इजाजत दे रहे हैं, आईपीएल हो चाहे कोई हो। हम अगर देश की आतंकवाद के विरोध में हैं, जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे थे, आतंकवाद के विरोध थे, 20 साल पहले उन्होंने कह दिया क्रिकेट टीम नहीं खेलने देंगे पाकिस्तान को, पीछे खो दी गई, दिल्ली और मुंबई की पीछे खो दी गई और नहीं खेलने दिया गया। तो ये राष्ट्रवाद का ये दिखाई पड़ता है। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करके और ऊपर बात करना, ऊपर खेल खेलना, ये राष्ट्रवाद के अंदर नहीं आता है, नहीं आता, ये हिंदुत्व के अंदर नहीं आता है। चंचल कुमार जी, यू हर्ड, आपने डॉक्टर मलिक की सफाई देखा, जिस प्रकार से बोले संजय द्विवेदी साहब। जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा कि नोबडी इज अबाउट सनातन, सनातन से ऊपर कोई भी नहीं है। अयोध्या को आपने अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र जानबूझकर बनाया। चंचल कुमार साहब, देखिए, ये राष्ट्रवाद के जो है पीछे ये व्यापार करते हैं बीजेपी के लोग, और ये राष्ट्रवाद के पीछे व्यापार का खेल खेलते हैं। अगर आप देखें ना, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां व्यापार अडानी जी का सेट करके चले जाते हैं। अब विरल भाई से पूछिए, अडानी बताओ बांग्लादेश में क्यों काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों काम कर रहे हैं? और ये तो वो लोग हैं जो सोचिए कि स्लाटर हाउसेस चंदा खाने वाली पार्टी इनकी है। बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से बकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड खाए ये सब भाजपाई, इनसे पूछिए ना। तब इनको जो है गाय माता नहीं रहती है, जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उन चंदा खाते हैं। सोचिए, ये तो मतलब ये सोचो आप, इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, इनका फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं। ये खुद में धार्मिक नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए।
अगर हम बात करें सच में ईमानदारी से, अगर इनसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कि आपने जिस तरीके से अयोध्या के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया और वहां की जनता ने आपको सबक सिखाने का भी काम किया, क्योंकि जब आप इतना बड़ा भव्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था तो आपने लोगों की जमीनें लूटी, उनको सही मुआवजा नहीं दिया। आप अगर हिम्मत करते, आप जहां पे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा हो वहां पे आपको दिल खोल करके किसानों की मदद करनी चाहिए थी जिनकी जमीन आपने लूटी है। लेकिन इनके बीजेपी के कई नेताओं के नाम आए, घोटाले की बात हुई, बाकायदा प्रूफ के साथ बात हुई, लेकिन सब पी गए। तो इनके ऊपर एक दो आरोप नहीं लगते हैं, चंदा चोरी से लेकर के जो है वोट चोरी से लेकर के कितने आरोप लगते हैं। आप सोचो कि अगर हम बात करें, अभी दो भगौड़े विदेश में एंजॉय कर रहे थे, अभी पार्टी कर रहे थे और हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे थे, और हमारा चौकीदार चौकन्ना जो होना चाहिए था वो चौकन्ना नहीं है। अगर चौकन्ना होता तो बताओ ललित मोदी और विजय माल्या कि दोनों की वीडियो आई अभी, सोचिए वो किस तरीके से मजाक था, जो हजारों करोड़ लूट के भाग गए देश से। उन्हें देश में आना चाहिए था, उन्हें जो प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंखें दिखा सकते थे उस देश को, उनको ला सकते थे, लेकिन नहीं ला सकते क्योंकि उनके साथी हैं, उनके मित्र बंधु हैं। इनको अपनी सहूलियत के हिसाब से ये पाकिस्तान चले जाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलवाते हैं हिंदुस्तान में, अपनी सहूलियत के हिसाब से अडानी जी के इनके सारे के सारे व्यापार बिजनेस कराते हैं वहां पे। आदरणीय जय शाह का जो बयान है, अविरल भाई बड़ी ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या जो बयान उन्होंने दिया है कि जहां से हमें टीआरपी मिलती है, जहां पे हमारा बिजनेस है बीसीसीआई का, हम उसको कभी डिनाई नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हमारे ऊपर कितने हमले कर ले, हमारे लोगों को कितना भी मार पीट ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उनके साथ हम व्यापार बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अडानी जी की जेब में है। अगर देखा जाए हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जो सरकार है मोदी सरकार, और टेक इन्वेस्टमेंट हब 2026 में बना रहे योगी साहब, 3 करोड़ महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सेल्फ रिलायंट महिला को, तो किस प्रकार से आप समझते हो कि 2027 यू गोइंग टू अप्रूव योगी गवर्नमेंट? चंचल कुमार साहब, देन आई विल गो टू। नहीं, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो कि आपने कहा कि 1.5 लाख नौकरियां योगी जी ला रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसके पहले जो भर्तियां आई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। इसके पहले जितने भी आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं 4-4, 5-5 बार टीजीटी के एग्जाम की डेट बदल चुकी है। आप कल्पना करो, जो हमारा भाई प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आसपास कहीं पे हो, वो जाके तैयारी कर रहा है बमुश्किल से इस महंगाई के दौर में, वो सोचो उसकी 4 बार डेट बदली जा चुकी है, 4 बार। और ये कहां नौकरी देने वाले हैं? ये नौकरी कुछ देने वाले हैं, ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर इनको नौकरी देना होता तो जो भर्ती स्टार्ट हुई थी वो भर्तियां पूरी हो गई होती, अभी तक उसकी परीक्षाएं सरकार नहीं करा पा रही है। फिर से लॉलीपॉप देना चाहते हैं, ये इनकी मनसा ही नहीं है लोगों को नौकरी देने की। अगर इनकी मनसा होती तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम विभागों में नौकरियां खाली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। अगर वो स्कूल बंद नहीं होते तो हमको भर्तियां निकालनी पड़ती, करनी पड़ती। अब कहते हैं हमारे पास शिक्षक पर्याप्त है, तो इनकी मनसा ही नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा एआई हब बनाएंगे। आप मुझे बताओ, मैं लखनऊ में बैठा हूं, अविरल भाई से चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मुझे बता दो कि हर साल बाबा हर साल बाबा इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, हर साल 50 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का एमओयू साइन होता है। आप मुझे लखनऊ के अंदर कोई एक काम बताओ जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, जहां पे लोगों को रोजगार मिले हो, जहां पे लोगों को नौकरियां मिली हो, कहीं मुझे बता दो। लखनऊ के अंदर, राजधानी में बैठा हूं मैं, राजनीति छोड़ दूंगा। पिछले 9 सालों में, बाबा के 9 साल के शासन में, एक बात मेरा सवाल है, चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बता दूं, इसी लखनऊ के अंदर एचसीएल आया, तकरीबन 12,000 लोग नौकरी कर रहे हैं सपा के शासन में। सिंगल इंजन हमारा था, इनका तो ट्रिपल इंजन है। नगर निगम, सेंटर, उत्तर प्रदेश, ये भाजपाई केवल बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ समझना चाहते हैं, लेकिन नहीं होने वाली जनता इस बार बेवकूफ, और आपको माकूल जवाब देगी। 2026-2027 की नींव रखने जा रहा है पीड़ित समाज के लोग, जो
अंगड़ाई लिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं कि 2027 में पीडीए के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और मैं बता दूं वो लड़ाई ऐसी होगी, ऐतिहासिक लड़ाई होगी। जिस तरीके से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट कटा है हमारे नगर निगमों में, अगर देखो शहरों के अंदर से लेकर के जो अभी देखो आपने रस्साकसी चल रही है ना, दोनों इंजन टकरा रहे हैं आपस में। बिल्कुल। और आप भी जानते हैं इंजन डबल जरूरत तभी पड़ती है कि जब दोनों इंजन कमजोर हो, एक इंजन कमजोर हो। तो अब एक इंजन कमजोर हो चुका है उत्तर प्रदेश में, अब एक दूसरा इंजन दिल्ली वाला वो यहाँ पे जो है एक तरीके से कह सकते हैं कब्जाना चाहता है, वो हड़पना चाहता है उत्तर प्रदेश को। अब लड़ाई यहाँ पे चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही सम्मानित और जो है और लोग समझदार लोग हैं, इनके झांसे में दोबारा नहीं आने वाले। आई वांट टू आस्क डॉक्टर मलिक 3-4 चैलेंजेस चंचल कुमार साहब ने आपको कहा कि आप सब बातें करते हो, नथिंग ऑन पेपर, सब पेपर में है बट नथिंग ऑन द ग्राउंड। बोलिए डॉक्टर मलिक साहब। नहीं देखिए, चैलेंज किसी रूप में नहीं, चैलेंज देखिए ये है कि चंचल जी को चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, और चंचल जी के जैसे जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं सभी नेता कांग्रेस के खिलाफ हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूटेगा, क्योंकि चंचल जी को अन्य सभी लोगों को टिकट चाहिए, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टिकट शेयरिंग नहीं करेगी ज्यादा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस वालों का संगठन भी नहीं है, क्योंकि 27 विराट भाई कोई एक काम तो बता दो, जो मैंने सवाल किया था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, टिकट छोड़ दो, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, कोई एक काम बता दो जिसको 9 सालों में बाबा ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो, एक काम बता दो। बोलिए काम बता रहा हूं डॉक्टर मलिक, बोलिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज बहुत सारे हो गए। बिल्कुल मैं बोलूंगा निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैंने जिस बात को पहले कहा था कि नेताजी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया 1975 में, वो जेल उन्हें भेजा और उसके बाद उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया, तो मैं समझता हूं उस चीज पे चंचल जी ने कोई कमेंट नहीं दिया, उस विषय पे कोई ध्यान आकर्षित अपना भी नहीं किया, और जनता का ध्यान आकर्षित हो ये भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो मैं समझता हूँ हालांकि वो एक अलग विषय, जनता तो सब जानती है, पब्लिक बहुत अवेयर है, और उसके साथ साथ ये भी जानती है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षक कौन है और लोकतंत्र संविधान का भक्षक कौन है। अब और रही बात जिस तरीके से समाजवादी लोगों की, तो सारे समाजवादी लोगों को 1975 में जेल भेजा गया था। आज तो हालांकि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं, वो समाजवादी नेता है नीतीश कुमार जी, आज बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मजबूती के साथ, और सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, और निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से डेवलप किया जाए इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसी पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नहीं वही पूछ रहे हैं आपसे चंचल कुमार जी, आपसे वही पूछ रहे हैं, सब पेपर में है, पे ही चर्चा होनी चाहिए। करीबन $4 बिलियन के कुछ एग्रीमेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वगैरह किए, ऑन द फील्ड नौकरी कितना मिला है? दैट इज व्हाट चंचल कुमार जी इज आस्किंग यू डॉक्टर मलिक। बिल्कुल देखिए, इस तरीके से तो आज उत्तर प्रदेश में चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट का विषय हो, अर्बन डेवलपमेंट का विषय हो, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट का विषय हो, या एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट का विषय हो, तो निश्चित रूप से वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जब जनता वोट देती है उसे आप नकार नहीं सकते, आप चैनल में बैठ के कितना भी नकार लें, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो ऑन ग्राउंड दिख रहा है। अगर बीजेपी जीती है, 2017 में जीती है, हो सकती है कि भाई जनता को बहका के जीत गई, 19 और उसके बाद 19 में फिर लोकसभा जीती, और 22 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा जीती, तो दोबारा विधानसभा जीतना दैट मींस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है, आज अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, और जहां तक विषय अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का, तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पे एकजुट होना चाहिए, और गुंडे माफियाओं के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती रहनी चाहिए। और जहां तक विषय है एक तरीके से इक्वली ट्रीट करने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए एज पर द फाइनल वर्ड फ्रॉम डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब। क्या ब्रांड ठाकरे विल वर्क इन महाराष्ट्र? द्विवेदी साहब, क्या सिविक पोल्स में इंपैक्ट होगा? द फाइनल वर्ड बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति बड़ी डामाडोल है, क्योंकि 10 गारंटियां ली थी माननीय एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, और उनमें से एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप चाहे देख लीजिए, लाडली बहन योजना में 2100 रुपए दे रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। श्री भोजन थाली की जो बात की थी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री के समय, उसमें कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा करानी थी, वो भी 25 लाख नौकरी की बात की थी। मुझे बता दीजिए, अब्दुल मलिक से पूछ लीजिए आप अपने
कमेंट में 25 लाख में कितनी नौकरी उत्तर प्रदेश में तो देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो हमेशा देते हैं, जब बात होती है तो नौकरी देने जा रहे हैं। 25 लाख नौकरी घोषणा की थी, 25 लाख में कितनी नौकरियां मिली हैं ये मुझे बता दें। बिजली बिलों में 30% की कटौती करने की बात की, कितने घरों में कटौती हुई है? वृद्धावस्था पेंशन देने की बात कही थी। सबसे बड़ा जो प्रश्न था किसानों के ऋण माफ करना। आपको मालूम होगा कि वित्त मंत्री ने अभी जो बात कही कि 6 लाख समथिंग करोड़ रुपए जो है, लाख करोड़ का जो लोन है बेवाक किया गया। लेकिन वही जो हमारे ये भाई लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, इनका क्यों नहीं लाभ? वित्त मंत्रालय ने 5 साल में बताया कि जाकर में 6,15,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। किनके? इनके जो उद्योगपति मित्र हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ उद्योगपति मित्र हैं, उद्योग हमारे देश में लगना चाहिए, लेकिन जो बात अभी कही जा रही है कि साहब एक आदमी को पूरे उद्योग में बैठा देना, पूरे उद्योग दे देना, उनके ऋण माफ करना, राइट ऑफ करना और बाद में कह देना साहब वसूली की जाएगी, तो जो ये तरीके अपनाए जा रहे हैं और वहीं पे हमारे किसान है, कोई 10,000 रुपए लिए, कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 5,000, ये ऋण है। अगर हम राइट ऑफ कर ही रहे थे तो इसमें कम से कम हमारे देश के किसानों को भी देख लेते कि जिनके 5-5, 10,000 रुपए ऋण है, अगर उनके माफ हो सकते हो तो उनके माफ कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र से पूरा देश हो, जो किसान नहीं होंगे तो शायद जो हमारा अनाज है, जो पैदावार है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। वैसे भी आजकल गांव से लोग शहर भाग रहे हैं, तो अगर हमको ऐसी परिस्थितियां अगर बना देंगे तो शायद हम ना तो हमारे पास गेहूं रहेगा, ना चावल रहेगा, ना दालें रहेगी और ना कोई चीज रहेगा। तो किसानों को सबसे ज्यादा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। क्यों? कि अगर हमारे किसान देश में नहीं रहेंगे तो शायद अन्न की समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ऋण माफ करने की जहां बात थी, अगर आपने वहां 6,15,000 करोड़ रुपए उनका माफ किया तो यहाँ भी देख लेते कि 10-20,000 करोड़ माफ हो जाते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को पसंद करना है। क्योंकि पाकिस्तान जब गए थे माननीय प्रधानमंत्री, मुझे याद है वो अडानी जी ने उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री वहां से कराई थी, ये हम पूरा देश जान रहा है। दूसरा, अभी तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जितनी विदेश यात्राएं की उसमें कितना खर्च हुआ, और जो हमारे प्रधानमंत्री 2014 से 2025 तक इन्होंने अगर विदेश में दौरे किए हैं तो कितना खर्चा आ रहा है। आप अगर ये निकालना, हमारे पास डाटा है, मैं अगली डिबेट में बताऊंगा आपको, लेकिन इस डिबेट में आप निकाल कर देख लीजिए कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक 2-2 3-3 करोड़ रुपए का सिर्फ होटल किराया हो रहा है। तो ये देश में जो पैसा हमारा है, हमारे गरीबों का है, मध्यम वर्गीय पैसा है, वो इस तरह से अगर हम लुटाएंगे तो शायद इस देश में कभी भी हम विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। अनाज बांटते रहेंगे। The final word, द्विवेदी जी ने जो चार्जेस लगाए हैं आप पर, डॉक्टर मलिक, you want to respond them shortly? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विश्वगुरु भारत का निर्माण का, तो निश्चित रूप से विश्वगुरु भारत का निर्माण हो, मजबूत भारत का निर्माण हो, सशक्त भारत का निर्माण हो, ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, और विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर पर्टिकुलर बात कर ली जाए, बाला साहब ठाकरे जी की, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की अगर बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से वो वीर सावरकर जी को अपना निश्चित रूप से किस तरीके से आदर्श प्रेरणा स्रोत मानते थे, गर्व करते थे। चाहे संजय राउत जी का विषय हो या द्विवेदी जी का विषय हो, सब ये शिवसेना युवती वाले कहते हैं कि भाई गर्व करते हैं, ये अपना आदर्श प्रेरणा स्रोत बताते हैं। तो दूसरी ओर गठबंधन कर रखा है कांग्रेस से, जो वीर सावरकर जी का अपमान करती है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक सवाल है, और हम तो संजय राउत जी से जवाब नहीं चाहते। संजय राउत जी की जगह हम संजय द्विवेदी जी से जवाब ले लेंगे, क्योंकि संजय द्विवेदी जी का कद कहीं बड़ा है संजय राउत जी से शिवसेना यूबीटी में, ये भी अब सामने आ रहा है। तो हम तो चाहते हैं आप ही जवाब दे दें इस बात पर, आखिर गठबंधन क्यों कर रखा है कांग्रेस वालों जिससे जो अपमान करने का काम करते हैं। आप चाहे अपना वीटो लगाइए और इस गठबंधन को तोड़ दीजिए। द्विवेदी साहब, फाइनल वर्ड इन 1 मिनट और फिर खत्म कर देते हैं। सर, इन्होंने जेजेपी से गठबंधन किया, हाँ, पीडीपी से गठबंधन किया, नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी रोज दाएं जा रहे बाएं जा रहे, गठबंधन किया। तमाम ऐसे उदाहरण, रामविलास पासवान जी पहले चाचा जी से गठबंधन किया, उनको किनारे कर दिया, उनके भतीजे से गठबंधन कर लिया।
उत्तर प्रदेश में मायावती जी गठबंधन किया, उसके बाद छोड़ दिया उनको। अगर कांग्रेस, जब पीडीपी जिनको आपने नजरबंद किया था, तो अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। 56 साल अगर देश में 60 साल राज्य किया है, इस देश की जनता ने उनको राज्य कराया है, तो इसमें कौन सी गलती है, कहां सी गलती? लेकिन चूंकि आपका एक सूत्री कार्यक्रम है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि बाकी राष्ट्रीय पार्टियां खत्म कर दे रहे हैं, शिवसेना को आपने तोड़ दिया, एनसीपी को आपने तोड़ दिया, कैसे? चुनाव के माध्यम से। तो भैया कुछ देश में ईमानदारी चलिए, तानाशाही से मत चलिए। हम नहीं कह रहे, आने वाले दिनों में आपको खुद मालूम चल जाएगा। थैंक यू द्विवेदी साहब। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती है, यहाँ लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। 1977 में इंदिरा गांधी को हराया, ये वही लोकतंत्र है जिसने देश में 1977 में इंदिरा गांधी को हराया और 1980 में 3.5 सीटें देके लोकसभा में भेज दिया। ये वही देश है। इस देश की जनता बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है। और संविधान आज सोशल मीडिया इतना तेज हो गया है कि हम अगर एक बात कहते हैं, हम अगर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक पूरे विश्व में फैल जाएगी। इतना बड़ा सोशल मीडिया है। तो जब हमारे 77 में इतना सोशल मीडिया था भी नहीं, जब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, तो 77 में इंदिरा गांधी जी हारी, आपका जवाब दे दिया। डॉक्टर सीटों से जीत के वो प्रधानमंत्री बन संजय राउत ने, संजय द्विवेदी साहब ने आपका जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अविरल मलिक जी, इंजीनियर संजय द्विवेदी जी, thank you for being so much on the show. The entire audience liked this particular knowledgeable argument. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and the right to life, liberty, and pursuit of happiness. When you talk about fraternity, we believe in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To click to the fastest growing channel of the nation, when you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And we all believe that all times is the fundamental duty of all political leaders and political parties to see that they come together. That they come together to preserve and protect the foundations of our Constitution, the pillars of our Constitution. Because if the pillars and the foundations of a Constitution are safe and secure, the Constitution survives, the Republic survives, and if the Republic survives, the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.